हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विनिंग कश ऑनलाइन क्लासेस। आज बेसिकली हम लोग जो इकोनॉमिक्स है, जो हमारे इंडियन इकोनॉमिक्स है, उसका चैप्टर सेकंड, जहां पे हम लोग 1950 से लेके 1990 तक जो इकोनॉमी की कंडीशन थी, इकोनॉमी में जो प्लान्स पॉलिसीज बनाए गए, उन सब के बारे में हम यहाँ पे डिटेल में समझने वाले हैं। और साथ ही साथ मैं बता दूं, जिन बच्चों ने फर्स्ट चैप्टर इंडियन इकोनॉमी के एमसीक्यूज नहीं देखे हैं तो वो अभी जाकर एमसीक्यूज देखे। और क्योंकि इकोनॉमिक्स में सिलेबस भी हमारा थोड़ा ज्यादा है, 6 चैप्टर तुम्हारे इंडियन इकोनॉमी में आ रहे हैं और 3 चैप्टर हमारे मैक्रो में आ रहे हैं, तो इसीलिए जो इकोनॉमी का सिलेबस है, जो इकोनॉमिक्स में हमें थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तो ज्यादा टारगेट हमें बनाना पड़ेगा। तो जिन बच्चों ने अभी तक नहीं प्रिपरेशन की स्टार्ट किया है तो प्लीज आप लोग इकोनॉमी की स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अब जो टाइम है धीरे धीरे बीत रहा है। अगस्त आ गया, अगस्त में भी देखिए 6-7 दिन बीत गए, तो इसीलिए अब आप लोगों को 100% जो फोकस करना है अपने पढ़ाई पे करना है, बाकी दुनियादारी की चीजों को भूल जाना है। और एमसीक्यू, बच्चों को लग रहा है कि एमसीक्यू है, 4 ऑप्शन होंगे, कोई ना कोई तुक्का मार देंगे, बट ऐसा नहीं है। जब तक उसमें क्या होता था, पहले में अपने 4 नंबर के क्वेश्चन आते थे, 2 नंबर के आते थे, अगर कुछ भी आप लिखते थे तो आपको टीचर चलो 1 आधा मार्क्स दे देती थी। लेकिन यहाँ पे क्या, या तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे या आपको 0 मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि जिन बच्चों ने ठीक से स्टडी नहीं किया होगा, डीप में आपने उसको समझा नहीं होगा, तो आप आंसर नहीं दे सकते। और इसमें आपको आधा 1 नंबर की गुंजाइश ही नहीं है, या तो पूरे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। इसीलिए बहुत जो बच्चों को लगता है कि एमसीक्यू है, ठीक है, वो अपने मन से कुछ भी तुक्का लगा देंगे, कोई ना कोई ऑप्शन का ठीक हो जाएगा, तो इस गलतफहमी में बिल्कुल नहीं रहना, बल्कि अब आपको ज्यादा सीरियस और ज्यादा डीप स्टडी करना है। तो आई होप बच्चों ने फर्स्ट चैप्टर देख लिया होगा। उसी के साथ आज मैं सेकंड का के जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है वो अपलोड करूँ, और साथ ही साथ जितने भी इंडियन इकोनॉमी हो गए, मैक्रो हो गए, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इंग्लिश, सभी के जो चैप्टर्स है, एमसीक्यूज है, लगातार कॉन्टिन्यूसली मैं आपको सीरीज प्रोवाइड कर रही हूँ। तो इन विनिंग ट्रस्ट ऐप के साथ आप लोग वहां पे जाकर प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, सेल्फ टेस्ट भी दे सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि जो हमारा आज का जो टॉपिक है, इंडियन इकोनॉमी 1950 से लेके 1990 तक के बीच की बात करेंगे। और ये पीरियड जो है वो इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि आजादी के टाइम पे आपने देखा कि इंडियन इकोनॉमी की जो स्टेटस थी वो बहुत खराब थी, पूरी तरह से मतलब ठहरी हुई इकोनॉमी थी, अंडर डेवलप थी। तो अब तेजी से, क्योंकि हम आजाद हो चुके थे, हमारे देश में डेमोक्रेसी स्टेब्लिश हो गई थी, तो अब हमें क्या करना था, बेसिकली तेजी से हमें अपनी इकोनॉमी को डेवलपमेंट करना था, और डेवलपमेंट का मॉडल ऐसा बनाना था जिससे कि ना केवल एक सेक्शन के लोगों को बेनिफिट हो, बल्कि सोसाइटी के हर एक सेक्शन, हर एक पर्सन को उसका एडवांटेज मिल सके। आपको पता होगा कि जो इंडिया है में भी बहुत सारे अलग अलग लीडर्स हैं, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज है, और एक चीज पे सबकी राय बने ऐसा पॉसिबल भी नहीं है। तो बहुत सारे जो लोग थे वो चाहते थे इंडिया जो कैपिटलिस्ट मॉडल को अडॉप्ट करे, जैसे अमेरिका ने कर रखा है, कि जहां पे सभी चीजों पे जो ओनरशिप है वो गवर्नमेंट का, प्राइवेट लोगों का होता है। वहां पे कहते हैं कि जो प्रॉफिट मोटिव के कारण वहां पे डेवलपमेंट थोड़ी ज्यादा तेज से होती है। इसी तरह पे कुछ लोगों का मानना था कि नहीं, अमेरिका जैसे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हमारे इंडिया में नहीं ठीक है, क्योंकि हमारे देश में जो गरीब है वो लोग बहुत ज्यादा है, और ऐसे में क्या होगा कि अगर हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को फॉलो करेंगे तो हमारे देश में 2 तरह के सेक्शन बन जाएंगे, एक अमीर बन जाएगा, दूसरा गरीब हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने सजेस्ट किया कि सोशलिज्म को हमें अडॉप्ट करना चाहिए, जहां पर जितने भी चीजें होती है, प्रोडक्शन के जो फैक्टर्स होते हैं, इंडस्ट्रीज होती है, उन सभी पे जो ओनरशिप गवर्नमेंट का होगा, गवर्नमेंट वेलफेयर के लिए काम करेगी। लेकिन हमारे देश की जो प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनका मानना था कि इंडिया जो है ना तो पूरी तरह से कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की तरफ फॉलो करना चाहिए, ना ही पूरी तरह सोशलिज्म को फॉलो करना चाहिए, और इसीलिए उन्होंने बीच का रास्ता अपनाया था। और कौन सी इकोनॉमी स्टार्ट किया था, मिक्स्ड इकोनॉमी, जहां पे कुछ चीजों पे जो था प्राइवेट लोगों की ओनरशिप थी, कुछ चीजों पे सरकार की ओनरशिप थी। प्राइवेट और जो गवर्नमेंट है दोनों मिलकर आपस में एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट्री रोल प्ले करेंगे, एक दूसरे की हेल्प करेंगे, ताकि तेजी से डेवलपमेंट हो सके, विकास हो सके। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि इंडिया हैज अ डैश इकोनॉमी, इंडिया ने कौन सी इकोनॉमी का मॉडल अपनाया था, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का, सोशलिस्ट का, मिक्स्ड का, या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर क्या होगा, मिक्स्ड इकोनॉमी इंडिया ने अपनाया था, क्योंकि इंडिया को लगा था कि हमारे देश की जो कंडीशन है, जो सिचुएशन है, उसमें पूरी तरह से ना तो कैपिटलिज्म ठीक रहेगा, ना पूरी तरह सोशलिज्म ठीक रहेगा। तो ऐसे में उन्होंने मिक्स्ड इकोनॉमी का रास्ता अपनाकर देश के डेवलपमेंट करने का प्लान बनाया था। नेक्स्ट है द प्लानिंग कमीशन एस्टेब्लिश्ड। अब मैंने बताया था कि हमें आजादी मिल गई थी, अब हमारे देश की सरकार ने बेसिकली जो उस टाइम पे सोवियत संघ थे, यूएसएसआर के मॉडल पे से काफी इंस्पायर्ड थे, और वहां पे जो 5 ईयर प्लान जो है उन्हीं से हमने कॉपी की है, कि जो भी गवर्नमेंट आएगी नेक्स्ट 5 ईयर में उन्हें कैसे काम करना है, कितने रिसोर्सेज है, किस किस पे डेवलपमेंट के काम करना है। तो इसके लिए 5 साल पहले एडवांस में जो प्लानिंग की जाएगी अपने रिसोर्सेज को देखते हुए, उसे 5 ईयर प्लान का नाम दिया गया।
तो कह रहा है 5 ईयर प्लानिंग कमीशन स्टैब्लिश कब हुआ, कब इसको बनाया गया। तो आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं 1955, 1950, 1952 और 1947। तो इसका करेक्ट आंसर बी है कि 1950 में प्लानिंग कमीशन को स्टैब्लिश किया गया था 5 ईयर प्लान को बनाने के लिए। नेक्स्ट है कि फुल फॉर्म ऑफ जीडीपी। जीडीपी का फुल फॉर्म क्या है? किसी भी इकोनॉमी की डेवलपमेंट मेजर करने के लिए बेसिकली किसी भी देश की जीडीपी का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि जीडीपी का फुल फॉर्म क्या है। चलिए आपके पास फिर से 4 ऑप्शन दे रखा है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डेविएशन प्रोडक्ट, ग्रेट डोमेस्टिक प्राइस, ग्रॉस डिवैल्यूएशन प्राइस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है कि उसका करेक्ट आंसर है आपका फर्स्ट जो देखा है। नेक्स्ट है कि द आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन प्लानिंग, यानी कि इंडियन प्लानिंग का जो भी पूरी प्लान किया गया था, स्ट्रक्चर ड्राफ्ट तैयार किया गया था, वो कौन था? तो आर्किटेक्ट किसे हम कहेंगे इंडियन प्लानिंग का? तो आपके आगे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, महात्मा गांधी, या पीसी मतलब प्रशांत चंद्र महालनोबिस, या सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका करेक्ट आंसर है पीसी, यानी कि प्रशांत चंद्र जो महालनोबिस थे, इनके द्वारा पूरा जो है प्लानिंग कमीशन को आर्किटेक्ट किया गया था, ड्राफ्ट किया गया था। बहुत से बच्चों को लगता है कि जितने भी बड़े काम है तो जवाहरलाल नेहरू या महात्मा गांधी जी ने किए थे। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, फटाफट से जैसे या तो महात्मा गांधी जवाहरलाल नेहरू जी का नाम लिख देते। तो इसका आंसर महात्मा गांधी जवाहरलाल नेहरू बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है कि डैश सीड्स वर यूज्ड इन अ रिवॉल्यूशन इन इंडियन एग्रीकल्चर। कि इंडियन एग्रीकल्चर में एक जो क्रांति आई थी, रिवोल्यूशन लेके आया था, वो कौन से सीड्स को हमने यूज किया था? क्या हमने ट्रेडिशनल सीड्स यूज किया था जो किसान अपने घर के अंदर रखते हैं? क्या हमने HYV सीड्स यूज किया था? क्या हमने इंपोर्ट किया था वो सीड्स को स्पेशल, या नन ऑफ द अबव? तो इसका आंसर है कि HYV। इसका फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए, फुल फॉर्म है हाई यील्डिंग वैरायटी, जो ज्यादा प्रोवाइड करे प्रोडक्शन। और इसके बाद हमारी काफी ज्यादा जो प्रोडक्शन थी वो बढ़ गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर है HYV, याद रखना आपको। नेक्स्ट है कि ऑल इकोनॉमिक प्लानिंग हैज बीन फॉर्मुलेटेड डैश ईयर्स प्लान। जितने भी हमारे इकोनॉमिक प्लान्स बने थे वो कितने साल के लिए बने थे? तो अभी मैंने बताया 5 ईयर प्लानिंग नाम ही था, तो फिर नाम से ही समझ में आ रहा है कितने साल के लिए प्लानिंग बनती थी, 5 सालों के लिए। इन 5 सालों में इन एडवांस में हमारे पास कितने रिसोर्सेज है, किन किन सेक्टर को कितने रिसोर्सेज एलोकेट किया जाएगा, क्या हमारा डेवलपमेंट का मॉडल होगा, क्या हमारे गोल होंगे, टारगेट होंगे, और इसके लिए प्लानिंग कमीशन बनाया गया था जो बेसिकली 5 साल के लिए प्लानिंग करते थे। ये एस्टिमेट पे बेस्ड होता था क्योंकि एडवांस में बनाए जाते थे। कुछ शॉर्ट टर्म प्लान भी थे तो बेसिकली, लेकिन हम जो बात करेंगे कितने ईयर के प्लान थे, तो यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखा 5 ईयर जो है उसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि द प्रोटेक्शन ऑफ ट्रेड वाज मेनली डन थ्रू डैश एंड डैश। कि हमारे जो भी ट्रेड थे उसको प्रोटेक्शन देने के लिए सरकार ने कौन से 2 पॉलिसी अपनाई थी? टैरिफ एंड कोटाज, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट लाइसेंस, क्वोटाज एंड लाइसेंस, या ऑल ऑफ द अबव। तो आपको पता होगा कि हमारे जो भी गवर्नमेंट थे ट्रेड को बेसिकली प्रोटेक्शन देने के लिए उन्होंने 2 तरह की पॉलिसी अपनाए। एक तो टैरिफ, टैरिफ मैंने बताया था ये क्या होता है, बेसिकली कस्टम ड्यूटी या टैक्स होता है। जो भी बाहर से सामान आएगा उसके ऊपर इतना ज्यादा हैवी ड्यूटी लगा दो, टैक्स लगा दो कि चीजें इतनी महंगी हो जाए और लोग क्या हो जाए, डिमोटिवेट हो जाए, डिस्करेज हो जाए बाहर से चीजों को खरीदने के लिए। और दूसरा उन्होंने लगाया था कोटा। कोटा सिस्टम क्या होता है कि जब आप बाहर से कोई चीज मंगाते हो उसकी प्राइस महंगी करने से भी अगर बहुत लोग यूज कर रहे हैं तो अब कैसे रोका जाए? क्योंकि कुछ लोग हमारे देश में बहुत रिच भी थे तो उनको प्राइस का इतना फर्क नहीं पड़ेगा, तो अब उनको कैसे कंट्रोल किया जाए, उनको कैसे रोका जाए बाहर से सामान ना ही ले पाए। तो इसके लिए कोटा भी इस्तेमाल किया गया था। इसके अंदर क्या होता है, एक लिमिट क्वांटिटी डिसाइड कर दी जाती है कि इससे ज्यादा क्वांटिटी आप बाहर से सामान नहीं मंगा सकते। ये दोनों ही पॉलिसी सरकार के द्वारा इस्तेमाल किया गया था ट्रेड को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो अपने जो आपको 4 ऑप्शन दे रखे इसमें जो सही आंसर है टैरिफ एंड कोटा। इसको याद रखना, आपके डेफिनेशंस के फॉर्म में भी पूछ सकते हैं कि टैरिफ क्या होता है, कोटा क्या होता है। तो टैरिफ में टैक्सेस लगाए थे, कस्टम ड्यूटीज लगाए थे, और कोटा के अंदर जो पर्टिकुलर क्वांटिटी डिसाइड कर दी जाती है। नेक्स्ट है कि हु वाज द चेयरपर्सन ऑफ द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। कि प्लानिंग कमीशन का जो चेयरपर्सन होगा, जो अध्यक्ष होगा, वो कौन होगा? जो भी देश का प्राइम मिनिस्टर होगा, यानी देश का जो प्रधानमंत्री होंगे। तो आपके 4 ऑप्शन दे रखे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बिल्कुल नहीं, राष्ट्रपति नहीं है। फाइनेंस मिनिस्टर, बच्चों को कई बार कंफ्यूजन हो जाती है कि प्लानिंग से रिलेटेड है तो इसकी हो सकती है फाइनेंस मिनिस्टर हो, बट फाइनेंस मिनिस्टर नहीं होते। जो देश का प्राइम मिनिस्टर होता है वो चेयरपर्सन होता है प्लानिंग कमीशन का। तो 3rd ऑप्शन दे रखा है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, करेक्ट आंसर है। गवर्नर ऑफ इंडिया भी इसका करेक्ट आंसर नहीं है, केवल जो 3rd दे रखा है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट द गोल ऑफ द प्लानिंग कमीशन। कि हमारे जो 5 ईयर प्लान बने थे पहले,
तो कौन कौन से हमारे मेन ऑब्जेक्टिव थे? तो आपने देखा था इकोनॉमिक ग्रोथ था, इक्विटी था, सेल्फ रिलायंस था, तो और नेक्स्ट दे रखा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इन चारों में से कौन सा प्लानिंग कमीशन का ऑब्जेक्टिव नहीं था स्टार्टिंग में गोल में? तो इकोनॉमिक ग्रोथ बिल्कुल था, इक्विटी ये भी था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट उस टाइम पे गोल नहीं था, क्योंकि अभी हमें क्या करना था, डेवलपमेंट करना था, इक्वालिटी लानी थी, अपने आप को इंडिपेंडेंट करना था। सेल्फ सस्टेनेबल डेवलपमेंट नाम की उस टाइम पे हमने सोचा नहीं था उस टाइम पे फिलहाल। तो यहाँ पे गलती से हो गया सेल्फ रिलायंस, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है इन द लैंग्वेज ऑफ इकोनॉमिक व्हाट इज द गुड इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ? किसी भी इकोनॉमी को ग्रोथ को मेजर करना हो कि इकोनॉमी डेवलप हो रही है, ग्रोथ रेट क्या है, तो हम क्या मेजर करते हैं? क्या हम जीडीपी को पता लगाते हैं, क्या हम एनडीपी पता लगाते हैं, क्या हम जीएनपी पता लगाते हैं, या एनएनपी पता लगाते हैं? अभी आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ पे हम बताए थे कि इकोनॉमिक की लैंग्वेज में जो इकोनॉमिक ग्रोथ को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है उसको हम जीडीपी कहते हैं, और जीडीपी का फुल फॉर्म भी अभी हमने किया था, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो याद रखना आपको कि किसी भी इकोनॉमी को आपको डेवलपमेंट मेजर करना हो कि वो किस तरह से ग्रो कर रही है, किस तरह से बढ़ रही है, तो उसके लिए हम कौन सा सबसे अच्छा इंडिकेटर है, जीडीपी। हालांकि इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हम उसको आगे डिस्कस करेंगे कि इसकी भी अपनी कुछ लिमिटेशन है, बट अभी भी फिर भी हम कह सकते हैं कि जीडीपी जो है एक अच्छा इंडिकेटर है किसी भी इकोनॉमी की ग्रोथ को मेजर करने के लिए। नेक्स्ट है व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर द पॉलिसी व्हिच प्रमोट्स सेटिंग अप द अपर लिमिट ऑफ द लैंड दैट कुड बी ओन्ड बाय अ लैंड ओनर? आप लोगों ने जब लैंड रिफॉर्म्स टॉपिक पढ़ा होगा तो आपने उसमें देखा होगा कि जिसके अंदर गवर्नमेंट के द्वारा एक नई पॉलिसी लेके आई गई थी जिसके अंदर था कि एक इंडिविजुअल के पास एक पर्टिकुलर लिमिट से ज्यादा लैंड की ओनरशिप नहीं हो सकती। तो वही पूछ रहा है कि व्हाट इज अ टर्म यूज, इसके लिए हमने कौन सा टर्म यूज किया था? पॉलिसी विच प्रमोट सेटिंग अप अपर लिमिट ऑफ द लैंड, कि एक अपर लिमिट है, इससे ज्यादा लैंड किसी भी पर्सन एक इंडिविजुअल के पास नहीं हो सकती, कुड बी ओन्ड बाय द लैंड ओनर। जो भी लैंड के ओनर है उनके पास पर्टिकुलर लिमिट से ज्यादा जो लैंड की ओनरशिप नहीं हो सकती, उसके लिए हमने कौन सा टर्म यूज किया था? क्या हमने लैंड फ्रेगमेंटेशन यूज किया था, क्या हमने लैंड सेनिंग यूज किया था, क्या हमने लैंड कल्टीवेशन यूज किया था, लैंड टिलिंग यूज किया था? तो इसका आंसर है लैंड सेनिंग, कि इसके अंदर एक सरकार ने लिमिट डिसाइड कर दी थी कि इस लिमिट से ज्यादा एक लैंड के जो मालिक है वो पर्टिकुलर लोग नहीं बढ़ सकते, कि इंडिविजुअल के पास इससे ज्यादा लैंड की मात्रा नहीं होनी चाहिए, उसे क्या गया था, लैंड सीलिंग कहा गया था। नेक्स्ट है कि नेम द टू स्टेट इन विच द लैंड रिफॉर्म वाज सक्सेसफुल। देखिए आप सरकार ने तो नियम बना दिए कि एक इंडिविजुअल के पास इससे ज्यादा लैंड नहीं होने चाहिए, लेकिन जब सरकार लॉ बनाती है, कोई भी मतलब कानून लेकर आती है, तो उसको तोड़ने वाले लोग पहले ही आ जाते हैं। तो सरकार ने लिमिट कर दी कि एक इंडिविजुअल के पास इतने लैंड नहीं होना चाहिए, तो लोगों ने क्या करा, उसका भी तोड़ निकाल लिया। वो अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव, रिश्तेदार, उन सबको फ्री में क्या करने लगे, लैंड वो ट्रांसफर करने लगे, ओनरशिप। लैंड तो उनकी ही थी, वो अभी भी उसी ही तरह यूज करते थे, बस उन्होंने ओनरशिप क्या कर दिया था, चेंज कर दिया था। अपने रिश्तेदार हो गए, कजन हो गए, भाई बहन हो गए, मम्मी पापा हो गए, उन सबको उन्होंने लैंड क्या कर दिया, ओनरशिप डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इस तरह से जमीन के मालिक भी बने रहे और सिर्फ पेपर पे ओनरशिप उन्होंने क्या कर दिया था, चेंज कर दिया था। तो वही एक दिक्कत है हमारे देश में। तो कह रहे कौन से ऐसे दो स्टेट थे जहां पे ये बेसिकली सक्सेसफुल रहा था? तो हम क्या कहेंगे, इसका जो आंसर है कर्नाटक और वेस्ट बंगाल। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन दे रखा है कर्नाटक और जो वेस्ट बंगाल है, ये इसका सही आंसर है जहां पे सक्सेसफुली हुआ था। नेक्स्ट है फॉर अ ग्रोथ ऑफ विच क्रॉप यूज ऑफ HYV सीड्स वाज बेनिफिटेड। कि कह रहा है कि विच ग्रोथ ऑफ विच क्रॉप, कि कौन सा जो क्रॉप था जो HYV सीड्स थे वो बेनिफिट हुआ, कि कौन सी प्रोडक्शन जो है HYV सीड्स को यूज करके ज्यादा प्रोडक्शन हुई। तो आपसे पूछा जा रहा है कि राइस में, बार्ली, वीट या पल्सेस। तो इसका आंसर है वीट, क्योंकि वीट जो गेहूं था, सबसे ज्यादा जो HYV सीड्स की प्रोडक्शन से जो इंक्रीमेंट हुई थी वो कौन सा सीड था, वीट। नेक्स्ट, इन विच ईयर इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन वाज अडॉप्टेड? किस साल इंडस्ट्रियल पॉलिसी को अडॉप्ट किया गया? 1956, 1950, 1965, 1953। इसका आंसर है 1956। तो ए आपको ऑप्शन दे रखा है। नेक्स्ट है कि नेम द कमेटी फॉर्म फॉर द विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री 1955। 1955 में कौन सी कमेटी बनाई गई थी ताकि जो गांव है, जहाँ पे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, वो क्या कर सके, डेवलप कर सके? तो आपको दे रखा है इसमें कि नरसिम्हा कमेटी बनाया गया था, कार्वे कमेटी बनाया गया था, बेसल कमेटी बनाया गया था, या रंगराजन कमेटी बनाया गया था? इसका आंसर है बी, कार्वे कमेटी को बनाया गया था स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और विलेज के डेवलपमेंट के लिए।
नेक्स्ट है कि व्हाट इज अ ट्रेड स्ट्रेटजी विच इंडिया अडॉप्टेड इन द फर्स्ट 7 5-year प्लान। पहले 7 ईयर का जो 5-year प्लान बना था उसमें हमारी ट्रेड स्ट्रेटजी क्या थी? क्या पार्शियल इनवर्ड लुकिंग थी, यानी कि पार्शियल हम चाहते थे अपने घर में प्रोडक्शन करना, पार्शियल चीजों को बाहर से मंगा लेते थे? क्या पार्शियल आउटवर्ड लुकिंग थी, या इनवर्ड लुकिंग स्ट्रेटजी थी, या आउटवर्ड लुकिंग स्ट्रेटजी? तो हमारी जो पूरी तरह से थी इनवर्ड लुकिंग स्ट्रेटजी, यानी कि अपने देश के अंदर हम वो सारी चीजें मैन्युफैक्चर कर सके जो हम बाहर से मंगाते हैं, यानी कि किसी भी तरीके से अपने डोमेस्टिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए हमें डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर पे ही डिपेंड रहना पड़ेगा, उन्हीं की चीजों को हम यूज करेंगे। इसी कहा गया था इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी। हमने इस्तेमाल किया था स्टार्टिंग के 1990 तक अराउंड। 1990 के बाद हमने आपको पढ़ेंगे इस नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, जब हमारी सारी स्ट्रेटजी फेल हो गई तो फिर हमने न्यू रिफॉर्म्स किए थे, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लेके आए थे, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट द इंडियन इंडस्ट्रीज एंड मेंशन द करेक्ट कॉम्बिनेशन। तो ये इंडियन इंडस्ट्री जो स्टेटमेंट बताऊंगी इसमें से कौन सा करेक्ट है? इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन अडॉप्टेड 1956 बिल्कुल करेक्ट है। कार्वे कमेटी वाज सेट अप इन फेवर ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बिल्कुल करेक्ट है। इंडस्ट्रियल लाइसेंस पॉलिसी वाज एबॉलिश्ड फॉर द इंप्रूवमेंट ऑफ इंडस्ट्री, बिल्कुल ही। लाइसेंस जो था एक तरह से जो भी प्राइवेट इंडस्ट्रीज थे उनको एक तरह से बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन कर दिया था, उनका टाइम वेस्ट हो रहा था, बहुत ही लेंदी प्रोसेस था, तो इसीलिए कई लोग अपने पावर का मिसयूज करते थे। तो इन सब प्रॉब्लम को देखते हुए जो हमारी लाइसेंस की पॉलिसी थी एबॉलिश कर दिया गया। तो पूछ रहा है इसमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है? तो ऑल ऑफ दी अबव, सारे ही जो स्टेटमेंट है वो सही है, ये सारे ही स्टेटमेंट हमारे ट्रेड स्ट्रेटेजी में हुए थे। नेक्स्ट है व्हाट वाज द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल वाज सेट अप एज एन एडजंट ऑफ द प्लानिंग कमीशन। आपको पता होगा प्लानिंग कमीशन के साथ एक और दूसरी कमेटी को सेटअप किया गया था, उसका नाम क्या था? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। अभी आपको पता होगा कि जो प्लानिंग कमीशन है उसको भी खत्म कर दिया गया, और जो एनडीसी है उसको भी 2012 के बाद ना तो कोई मीटिंग हुई है, ना कोई इसको काम असाइन किया है। तो ऑलमोस्ट ऑफिशियली तो इसको खत्म नहीं किया गया, बट अनऑफिशियली हम समझ सकते हैं कि एनडीसी को भी खत्म कर दिया गया, क्योंकि जो प्लानिंग कमीशन और एनडीसी मिलकर काम करते थे उसके जगह पे एक नई जो आपको पता है कि नीति आयोग को लेकर आ गए हैं। तो यहाँ पूछ रहा है कि जो एनडीसी जो कि प्लानिंग कमीशन को ही सपोर्ट करने वाले, जो प्लान पॉलिसी को प्रमोट करने वाले बनाया गया था, तो उसको कब बनाया गया था? तो 1950 में, पहले 1950 में प्लानिंग कमीशन बनाया गया, उसके 2 साल के बाद एनडीसी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को बनाया गया था। नेक्स्ट है कि हाउ मेनी इंडस्ट्रीज हैव बीन रिजर्व फॉर द पब्लिक सेक्टर अंडर द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956। 1956 इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनी गई थी, उसके अंदर कितने इंडस्ट्री को पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व रखे थे? तो आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 17, 21, 15 और 2। इसका करेक्ट आंसर है 17। आपकी बुक में सामने सामने ये आंसर सारे मिल जाएंगे अगर आपने अच्छे से एनसीईआरटी को रीड किया होगा। नेक्स्ट है प्लानिंग कमीशन इंडिया स्टार्टेड विद अ हेवी रिलायंस ऑन द डैश सेक्टर, यानी कि जब हमने 5-year प्लानिंग स्टार्ट किया तो हमने कौन से सेक्टर पे सबसे ज्यादा भरोसा दिखाया, सबसे ज्यादा इंडस्ट्री को किस सेक्टर के लिए हमने रिजर्व कर दिया? तो हम सभी जानते हैं पहले हमने पब्लिक सेक्टर को रखा था, तो उसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, मिक्स्ड या ऑल ऑफ द अबव। हमारी यही बहुत बड़ी गलती थी कि जितने भी बड़े बड़े इंडस्ट्री थे हमने पब्लिक सेक्टर को तो रिजर्व रख दिया, और जिसका परिणाम यही हुआ कि 1990 तक आते आते जितने पब्लिक सेक्टर थे वो प्रॉफिट तो छोड़ो, वो इतने ज्यादा लॉसेस में चल रहे थे कि उसको रन करना भी सरकार के लिए बहुत बड़ी सरदर्द बन गई थी, और बाद में बहुत सारे जो इंडस्ट्री थे, इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री को प्राइवेट हाथों में बेचना पड़ा। तो हमने किस पे ज्यादा रिलायंस दिखाया था, किस पे भरोसा दिखाया था, किसको हमने ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया था? तो आंसर है पब्लिक सेक्टर को हमने ज्यादा जरूरत से ज्यादा ही इंपॉर्टेंस दिया था। नेक्स्ट है डैश पॉलिसी वाज अडॉप्टेड टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्री फ्रॉम द फॉरेन कंपटीशन। कौन सी पॉलिसी को हमने इस्तेमाल किया था ताकि हम अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्री को जो फॉरेन कंपटीशन से बचा सके? तो आपको पता होगा कि जब हम आजाद हुए थे हमारे देश में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है बहुत बाद में हुआ था, आजादी के बाद बेसिकली हम कह सकते हैं स्टार्ट हुआ था। अंग्रेजों ने कभी भी यहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप करने का सोचा ही नहीं। तो उसके बाद हुआ क्या कि जब हमने अपने देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट किया तो हमारे देश की जो बनी हुई गुड्स थी उसकी क्वालिटी क्या थी, उतनी फाइन नहीं थी। एक तो हमारी जो टेक्नोलॉजी थी बहुत ज्यादा आउटडेटेड थी, पुरानी टेक्नोलॉजी थी, उसके प्राइसेस बहुत महंगे थे। तो ऐसे में हमने क्या करा कि और हमारी जो बनी हुई चीजें थी विदेशों में कोई खरीदता नहीं था, क्योंकि हमारे देश की जो क्वालिटी बहुत लोअर कैटेगरी की थी। ऐसे में सरकार ने क्या करा कि एक जो स्ट्रेटेजी अपनाई जिसको कहा गया था इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन की। जो चीज हम बाहर से मंगाते हैं उसके जगह पे हमें खुद अपने देश में क्या करना है, या तो सेम वो चीज बनानी है या उसके जगह पे सब्स्टिट्यूट बनाना है, ताकि हम बाहर देशों पे डिपेंडेंट ना हो। क्योंकि आपने पढ़ा था हमारे जो 4 मेन ऑब्जेक्टिव थे उसमें थे सेल्फ रिलायंस, यानी कि हमें इंडिपेंडेंट बनना है। हम अपनी चीजों के लिए, अपने जो भी जरूरतों के लिए दूसरों पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते, या तो जो चीज हमें चाहिए एग्जैक्ट वही चीज बनाया जाए। अगर हम वैसा नहीं बना सकते, वैसी टेक्नोलॉजी नहीं है, वैसे हमारे पास स्किल टैलेंट नहीं है,
तो उसके जगह पे जो भी सब्स्टिट्यूशन होगा, उसके जगह पे जो यूज कर सकते हैं दूसरी चीज, हम उसको यहाँ पर बनाएंगे। तो वही है कि डैश की पॉलिसी हमने अडॉप्ट किया था ताकि हम जो है डोमेस्टिक इंडस्ट्री को फॉरेन कंपटीशन से बचा सके। तो उसका आंसर है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, कि वो चीज बाहर से जो मंगाते हैं उसको अपने देश में यूज कर। नेक्स्ट है व्हाट परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर बाय लेट 1990। अब है कि 1990 तक आते हुए थे हमारे देश में अभी भी एग्रीकल्चर पे जो एम्प्लॉयमेंट थी, जॉब थी, वो कितने परसेंट लोगों को मिल रही थी? 65%, 75%, 60% या 55%। देखिए हमारे देश में इतने सारे इंडस्ट्रीज हमने लगा दिए, हमने सबसे ज्यादा जो मतलब कोशिश की, सबसे ज्यादा जो हमने पुश किया वो कौन से सेक्टर को किया? इंडस्ट्री किया। बट उसके बावजूद भी 1990 तक आते आते हमारे देश में 65% जो पॉपुलेशन थे अभी भी वो किस पे डिपेंडेंट थे एम्प्लॉयमेंट के लिए? एग्रीकल्चर सेक्टर पे। क्योंकि आपने देखा है कि जिस भी देश के अंदर अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज आ जाती है, ज्यादा अगर हम कहते हैं कि तो वो क्या होती है, उस देश की इकोनॉमी के लिए ठीक चीज नहीं होती है। तो आपको याद रखना है कि इसका आंसर क्या है? 65। नेक्स्ट है कि विच सेक्टर वाज गिवन द मेन एम्फोसिस इन 5 ईयर प्लान, कि किस सेक्टर को हमने 5 ईयर प्लान में ज्यादा तवज्जो दूं, ज्यादा इसको हमने इंपॉर्टेंस दिया। तो भी मैंने बताया आपको क्या, एग्रीकल्चर को दिया, ट्रेड को दिया, इंडस्ट्री को दिया, ट्रांसपोर्ट को दिया। हमने किसको दिया? इंडस्ट्री को दिया। ताकि क्योंकि जब मैंने बताया था ना, अगर देश में मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन का प्राइमरी सेक्टर में एम्प्लॉयड होती है, नेशनल इनकम का ज्यादा से ज्यादा पोर्शन अगर प्राइमरी सेक्टर से आता है तो बैकवर्ड इकोनॉमी मानी जाती है। और उससे कंपेरेटिवली अगर सर्विस सेक्टर और जो भी हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से आते हैं, ट्रेड से आते हैं, तो वो इकोनॉमी क्या होती है? डेवलप मानी जाती है। इसीलिए हम लोगों ने सर्विस सेक्टर और जो इंडस्ट्री है उसको ज्यादा ध्यान दिया था। तो उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको दिया था? हमने इंडस्ट्री को। मल्टीपल डाइवर्सिफिकेशन, तरह तरह के नए नए इंडस्ट्रीज हमने ओपन किए थे। तो नेक्स्ट है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इकोनॉमी आर रिसोर्सेज ओन्ड प्राइवेट एंड द मेन ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ प्रॉफिट मेकिंग। कह रहे किस टाइप की इकोनॉमी जो होती है जिसमें रिसोर्सेज क्या होते हैं, जो प्राइवेट ओनरशिप के पास होते हैं, और उनका मेन उद्देश्य क्या होता है? प्रॉफिट कमाना। तो अभी हमने चैप्टर जो स्टार्ट ही किया वही बताया मैंने, जिस पे जो प्राइवेट लोगों की जो ओनरशिप होती है उनका एक अल्टीमेट उद्देश्य होता है प्रॉफिट कमाना। तो ऐसी इकोनॉमी को हम कौन सी इकोनॉमी कहते हैं? क्या कैपिटलिस्ट कहते हैं, सोशलिस्ट कहते हैं, मिक्स्ड कहते हैं, नन ऑफ द अबव? तो इसका आंसर है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहते हैं, जहां पे इंडस्ट्री के लोगों को पास होता है। नेक्स्ट है कि व्हाट इज नीडेड टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट नेचुरल कैलेमिटीज लाइक फ्लड, ड्राउट, लोकस्ट एंड थंडरस्टॉर्म। की प्रोटेक्शन अगेंस्ट द नेचुरल कैलेमिटी, हमें मतलब जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको इस तरह के जो नेचुरल कैलेमिटीज आती है उससे प्रोटेक्शन करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? क्या मल्टीपल क्रॉपिंग करना चाहिए? क्या हमें ग्रीन रेवोल्यूशन अपनाना चाहिए? क्रॉप इंश्योरेंस कराना चाहिए? या HYV सीड्स हमें यूज करना चाहिए? तो इसका आंसर है क्रॉप इंश्योरेंस। क्योंकि अगर क्रॉप इंश्योरेंस के द्वारा हम इन चीजों से अपने आप को जोखिम से बचा सकते हैं। नेक्स्ट है कि मॉडर्नाइजेशन मींस एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी एंड चेंज इन अ डैश। कि मॉडर्नाइजेशन का मतलब क्या है? जैसे आप बुक खोलोगे आपको जो मॉडर्नाइजेशन जो है बुक में दिखेगा तो उसके आगे एक लाइन पर होगे तो मॉडर्नाइजेशन मींस एडॉप्टेशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। ये मॉडर्नाइजेशन का मतलब क्या है? कि हम अपने प्रोडक्शन में, अपने न्यू चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर हो चाहे इंडस्ट्रीज हो, वहां पे हम न्यू टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करें और साथ ही साथ हम अपना क्या चेंज करें? सोशल आउटलुक, अपने फूड हैबिट, अपने लाइफस्टाइल, या ऑल ऑफ द अबव। सोशल आउटलुक, हमारी जो सोसाइटी की जो एक सोचने का तरीका है, सोसाइटी का जो एक ट्रेडिशन बन चुका है, जैसे कि हमने देखा जेंडर वाइज, यानी कि हमारे देश में जो लड़का लड़की में भेद होता है, इस तरह की जो सोसाइटी की जो सोच है उसको भी हमें बदलना पड़ेगा। क्योंकि जब तक आपकी सोच मॉडर्नाइजेशन होगी तब तक सोसाइटी में नए रिफॉर्म्स नहीं हो सकते। तो हमें टेक्नोलॉजी को भी रिफॉर्म करना है, उसमें भी मॉडर्नाइजेशन लाना है, प्लस अपनी सोच को भी मॉडर्न बनाना है। नेक्स्ट है कि व्हेन वाज नीति आयोग एस्टैब्लिश। नीति आयोग को कब बनाया गया था? तो अभी आपका आंसर है 2015 में। याद रखना है 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार आई थी और अगले ही साल 1 जनवरी 2015 को हमने नीति आयोग बना दिया था प्लानिंग कमीशन को हटाकर। क्योंकि मोदी जी का कहना यह था कि जब आप देश को मॉडर्न इंडिया बना रहे हो तो काम करने के लिए भी मॉडर्न एक इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, मॉडर्न सोच होना चाहिए। और इसीलिए उन्होंने जो बहुत सालों से जो पंचवर्षीय योजना था, 5 ईयर प्लानिंग कमीशन था, उसको हटाकर उन्होंने बेसिकली क्या किया था? नया ये बनाया था। नेक्स्ट है द मोटिव बिहाइंड द इंट्रोडक्शन ऑफ लैंड रिफॉर्म इन इंडिया। ये लैंड रिफॉर्म जो किए गए थे, भूमि सुधार जो किया गया था, उसका मेन मोटिव क्या था? क्या सेल्फ सफिशिएंसी ऑफ फूड ग्रेन, क्या एग्रीकल्चर डेवलपमेंट था, इक्विटी इन एग्रीकल्चर, या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट? देखिए सारे ही ठीक है, लेकिन अगर मेन हम पूछे मेन मोटिव क्या था कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर में इक्वालिटी लाना था। ये जो
जमींदार और जो काश्तकार, जो टेनेंट्स के बीच में जो डिफरेंसेस बहुत ज्यादा हो गए थे, जो इनइक्वालिटी थे, तो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो इक्वालिटी लाने के लिए, उनकी जो अनइक्वालिटी को कम करने के लिए बेसिकली ये चीज अपनाया गया था। नेक्स्ट है मेन 3 सेंट्रल प्रॉब्लम। तो आपने चैप्टर ही स्टार्ट होता है कि जो कोई भी इकोनॉमी हो, चाहे डेवलप हो, डेवलपिंग हो, बैकवर्ड हो, every economy have to face 3 kind of problem: what to produce, how to produce, for whom to produce, क्या प्रोड्यूस करे, कैसे करे और किसके लिए प्रोड्यूस करते हैं। तीनों ही जो प्रॉब्लम है वो हम क्या सेंट्रल प्रॉब्लम के। नेक्स्ट है कि जो शेड्यूल बी बनाया था उसमें कितने इंडस्ट्री थे। फर्स्ट के अंदर तो हमने देखा 17 इंडस्ट्री थे जो पूरी तरह से पब्लिक सेक्टर के अंदर हमने रिजर्व कर रखे थे, और जो बी बनाए थे उसमें कितने इंडस्ट्री थे, तो इसका आंसर है 12 इंडस्ट्री थे, जो कि स्टार्ट तो पब्लिक सेक्टर करेंगे लेकिन उसको जो प्राइवेट सेक्टर है वो उसको सपोर्ट कर सकती है। तो इस तरह से हम लोगों ने अभी जो 30 एमसीक्यू है 1950 से लेके 1990 तक की हमने बात की, इकोनॉमी में कितने पॉलिसीज बने, प्रोग्राम्स बने, इंडस्ट्री पॉलिसी में कितने क्या क्या हमने बनाया। तो बाकी के जो हमारे जो 20-25 क्वेश्चन रहते हैं वो विनिंग कस्ट ऐप पे अपलोड कर दिए गए। तो आप लोग विनिंग कस्ट ऐप को डाउनलोड करके वहां पे जाके टेस्ट दे सकते हैं, वहां पे आप लोग एमसीक्यू देख सकते हैं। बाकी अगर मन में कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, कुछ भी किसी से भी रिलेटेड आपको पूछना हो, चाहे सिलेबस के रिगार्डिंग डाउट हो, आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।